We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic। ये मैंने प्रियम्बल की बात की। इस प्रियम्बल में एक वर्ड था डेमोक्रेटिक। मैं दानिश फराज ओडिशा आईएएस एकेडमी के बिहाफ में इस डेमोक्रेसी को समझाने के लिए आया। आइए हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स क्या होता है। और ये क्लास सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट वालों के लिए नहीं, एक आम लोगों के लिए भी है जो डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। और जो पॉलिटिक्स है, हम लोग अपनी आम जबान में उसको नेगेटिव थॉट लेकर के चलते हैं कि राजनीति गंदी ही होती है। हम लोग आम जबान में बोलते रहते हैं कि ये बड़ी गंदी राजनीति है, हमको इसमें जाना नहीं है। तो क्या ये राजनीति, क्या ये पॉलिटिक्स बड़ी गंदी है? तो हम इस चीज़ को समझेंगे यूपीएससी के हिसाब से भी और एक आम सिटीजन के हिसाब से भी। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का जो डेफिनेशन है ना, वो हैंस मॉर्गैंथो ने एक डेफिनेशन दिया है। यूं तो पॉलिटिक्स का डेफिनेशन बहुत सारा है, लेकिन मैं एक डेफिनेशन लेना चाहता हूं। इस पॉलिटिक्स का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर पावर। क्या मतलब होता है? स्ट्रगल फॉर पावर। अच्छा, अब ये स्ट्रगल फॉर पावर क्या है? आप एंशियंट इंडिया में चले जाइए या किसी भी एंशियंट हिस्ट्री में चले जाइए, वहां पर भी स्ट्रगल फॉर पावर होता है। जब मैं ये शब्द पावर कहता हूं तो एक ही चीज दिमाग में आता है कि भाई डोमिनेंट होना, किसी पे भारी पड़ना, इसी को बोलते हैं पावर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप समझिए कि एंशियंट इंडिया में पावर क्या था। अगर कोई राजा को कुछ टेरिटरी अगर चाहिए होता तो वो किस तरीके से लेता था? वो मार धार करके लिया करता था, यानी वॉयलेंस उसमें शामिल था। अगेन दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रगल फॉर पावर। तो क्या हम कह सकते हैं कि भैया पॉलिटिक्स उस वक्त भी था? हम देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री हो चाहे मेडिएवल हिस्ट्री हो, उस वक्त भी पॉलिटिक्स था, मतलब स्ट्रगल फॉर पावर था। लेकिन वो पावर कैसा था? उस वक्त वो पावर था वॉयलेंस वाला। जैसे ही टाइम चलता गया, बीतता गया, इनलाइटनमेंट हुआ, रेनेसां आया, फिर इंसानों को लगने लगा कि भाई ये पॉलिटिक्स जो स्ट्रगल फॉर पावर है, सिर्फ वॉयलेंस के ही बेस पे नहीं किया जा सकता है। कैसे? इस पॉलिटिक्स को हम लोग पीसफुली भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, राहुल गांधी जी और मोदी जी दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकली दुश्मन हैं। तो क्या ये दुश्मनी वॉयलेंस ले लेती है कि मोदी जी आए और राहुल गांधी जी आए, दोनों एक दूसरे की लड़ाई कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो कौन सी ऐसी ताकत है जो इन दोनों को पीसफुली बांधे हुआ है? एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक क्लास में बच्चे लोग बैठे रहते हैं, वो सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं। लेकिन वो कौन सी ताकत है जो एक साथ ये बैठे रहते हैं? आप एग्जाम देते हैं, पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो कुछ पास होते हैं और कुछ फेल होते हैं। जो फेल होते हैं वो खुशी या गम होकर के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं इस बार कामयाब नहीं हुआ, और वो अपने घर आ जाते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी का जब इलेक्शन होता है, एक पार्टी जीतती है, दूसरी पार्टी हारती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं इस बार हार गया हूं, अगले बार ट्राई करूंगा। तो ये कौन सी ऐसी पावर है जो इस चीज़ को, इस कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली तरीके से रिजॉल्व कर रहा है? इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। जब आप एनसीईआरटी क्लास 9 पढ़ेंगे, जब आप एनसीईआरटी क्लास 9 पढ़ेंगे, वहां पे चैप्टर 2 आपको देखने को मिलेगा। और उस चैप्टर 2 में जो थीम है बुक का, वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आई रिपीट, उस बुक का थीम क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स।
अब एनसीईआरटी वालों ने बहुत सोच समझ कर ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स थीम रखा है। आप इस दो वर्ड से यानी डेमोक्रेटिक और पॉलिटिक्स से डेमोक्रेटिक हटा दीजिए, सिर्फ पॉलिटिक्स अगर हम बोलेंगे तो ये राजनीति। तो ये पॉलिटिक्स एंशिएंट टाइम में भी हुआ, मेडिएवल टाइम में भी हुआ, मॉडर्न टाइम में भी हो रहा है और आगे भी होगा राजनीति। लेकिन एंशिएंट टाइम में ज़्यादातर जो राजनीति हुई, जो स्ट्रगल फॉर पावर हुआ, वो वॉयलेंस तरीके से हुआ। जब इनलाइटनमेंट आया तब धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, इस चीज़ को बैठ के आराम से भी सुलझाया जा सकता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक। और उस किताब का जो थीम भी रखा गया वो रखा गया डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1। ये क्लास 9 का है। और उसमें जो दूसरा चैप्टर है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्यों आया। ठीक है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी जो वो ताकत है जो एक दूसरे के जो कॉम्पिटिटर है उसको साथ में बांध के रखता है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। वरना आप इमेजिन करें कि अभी अगर यूपीएससी का रिजल्ट हो और डेमोक्रेसी ना हो और राजाओं का शासन हो पहले की तरह, तो भाई हमको एग्ज़ाम निकालना है तो हम क्या करेंगे? जा करके हम बोलेंगे भाई ये रिजल्ट को हम नहीं मानते, हमने एग्ज़ाम में बैठा, हमको एग्ज़ाम पास करना है। ठीक कुछ इसी तरीके से आप एंशिएंट इंडिया में पढ़िएगा, एक हॉर्स सैक्रिफाइसेस का कुछ चलता था वहाँ पे, और वहाँ पे एक हॉर्स रेसिंग हुआ करता था, और वो हॉर्स रेसिंग वो फिक्स्ड हुआ करता था, वो राजा ही जीतेगा, वो प्री डिटरमाइंड रिजल्ट था। तो वो भी पॉलिटिक्स है, लेकिन वो पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में फ़र्क है। आज की जो पॉलिटिक्स है और होनी चाहिए वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो हम आपको डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स समझाने आए हैं। ये वो डेमोक्रेसी वर्ड है जो प्रीएम्बल में लिखा हुआ मिलेगा। आइए हम समझते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, इसमें हम समझेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, हम समझेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, हम समझेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, और साथ में इस डेमोक्रेसी में कुछ अगर कमियां हैं तो उसको भी देखेंगे, लैकिंग। तो ये डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी वो ताकत है जो एक दूसरे को बांधे रखता है। इसको जब हम स्प्लिट करेंगे तो डेमोस और क्रेटस में हम बांटते हैं। इसका मतलब होता है पीपल रूल, लोग हुकूमत करते हैं, लोगों की हुकूमत। अब ये हुकूमत मतलब पहले किस तरीके से हुकूमत हुआ करता था हम देखेंगे। पहले राजाओं का शासन हुआ करता था, यानी मोनार्की हुआ करता था। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कैसी सरकार, कैसी गवर्नमेंट? जब हम कहते हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब डेमोक्रेटिक एक गवर्नमेंट है तो इसके अलावा भी कोई गवर्नमेंट होगा। मतलब जब डेमोक्रेटिक होगा तो एक कुछ नॉन डेमोक्रेटिक भी होगा। ये फॉर्म दो तरीके का हम बांट सकते हैं कि भैया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब क्या क्या पैरामीटर्स है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पहचानने की? जैसे हम लोग बोलेंगे कि भैया चाइना डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, यूएसए डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, यूके डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, यही चीज़ें कुछ हम लोगों को समझना ज़रूरी है। ये डेमोक्रेसी सिर्फ इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं है, इट इज़ मोर देन दैट। अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कुछ डेमोक्रेटिक है और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, अब हम कहते हैं अपने आप को कि भैया वी आर डेमोक्रेटिक। पाकिस्तान भी कहता होगा वी आर डेमोक्रेटिक, चाइना भी कहता है हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। तो हमको देखना है कि क्या क्या पैरामीटर्स है एक डेमोक्रेटिक होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इतना समझ लीजिए कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा। अब कैसी सरकार है ये? जहां पे लोग चुनते हैं। क्या बोला हूं मैं? इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स।
और इसको डिफाइन अगर हम करें तो हम कह सकते हैं द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या बोला हूं मैं? रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इसको हम लोग समझेंगे। डेमोक्रेसी मैंने क्या बताया? इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये एक सरकार है। कैसी सरकार? जहां पे हम अपने राजा को खुद चुनते हैं, हम खुद चुनते हैं, ठीक है। अब ये चुनने की प्रक्रिया क्या होती है वो हम बात करेंगे आगे। अभी हम समझते हैं कि भाई व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। अब क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या फीचर्स है डेमोक्रेसी होने के लिए? सबसे पहला फीचर्स अगर हम बात करें, सबसे पहला हम फीचर्स देखेंगे, डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। डिसीजन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। यानी कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, उसका एक पैरामीटर तो ये है। क्या है ये? कि भैया डिसीजन जो लेगा कौन? चुना हुआ लीडर लेगा, चुना हुआ लीडर लेगा। अच्छा, अब आप देखेंगे कि क्या हमारे यहाँ डिसीजन कौन लेते हैं? तो हम लोग इलेक्शन में वोट देते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव हम भेजते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। यानी मेजर डिसीजंस जो है ना वो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, ठीक है। अब जब हम चुन के भेजते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम ही असल में वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो पहला पैरामीटर्स, अब जिस कंट्री में चुना हुआ रूलर ना हो तो क्या हम उसको डेमोक्रेटिक कहेंगे? हम बोलेंगे नहीं, तब डेमोक्रेटिक हम नहीं कहेंगे। और अगर किसी भी कंट्री में अगर डिसीजन जो है, डिसीजन इस तरीके से नहीं हो रहा है, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, तो हम उस वक्त कहेंगे डेमोक्रेसी अगर है भी कहीं पे और मेजर डिसीजंस अगर अब इलेक्टेड लीडर्स नहीं ले रहे हैं तो हम बोलेंगे डेमोक्रेसी खतरे में है। एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान को लेते हैं। पाकिस्तान जब जनरल मुशर्रफ के वक्त में था तब वहाँ पे मिलिट्री का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। इलेक्शन तो हुआ, रूलर में आए, लेकिन जो इलेक्टेड लीडर्स का जो डिसीजन होता था ना, वो इलेक्टेड लीडर्स डिसीजन नहीं लेते थे, वो मिलिट्री के इन्फ्लुएंस वो डिसीजन हुआ करता था। तो हम कह सकते हैं, और एनसीईआरटी भी ये बात कहती है कि पाकिस्तान जब जनरल मुशर्रफ के अंदर में था तब वो उस वक्त जो है डेमोक्रेटिक नहीं था, डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं था वो, ठीक है। आज भी कोई पैरामीटर, कोई कंट्री अगर ये कहता है तो एक पैरामीटर में हम नापेंगे इसको कि वहाँ के डिसीजन जो लोग चुन के अगर भेजते हैं, लोग अगर लोग चुनते नहीं हैं तो वो ऐसे भी नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। एग्जाम्पल सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत, जहां पे राजाओं का शासन है वहां पे लोग तो चुनते नहीं है, वहां पे हेरिडिटरी सिस्टम चलाता है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा। तो पहला पैरामीटर आपको समझ में आया। मैं आपको पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया हूं। अगर इलेक्टेड लीडर्स का डिसीजन नहीं होता है, किसी और के इन्फ्लुएंस से डिसीजन लिया जाता है, तो हम उस वक्त कहेंगे कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। हम अपने इंडिया की भी बात करते हैं, अगर हम चुन करके किसी को भेजे हैं, हर स्टेट से, लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से हम अगर किसी को भेजते हैं वहाँ पे और उसके मुताबिक डिसीजन नहीं होता है, कुछ के मुताबिक डिसीजन होता है, तब भी हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम कहेंगे कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में है, ठीक है। ये पहला फीचर्स। दूसरा फीचर्स क्या होगा? इलेक्शन होना। तो क्या इलेक्शन होना ही डेमोक्रेसी है? बिल्कुल भी नहीं। इलेक्शन जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, तब तक डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है। अब ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब क्या हो गया? इसको आप ऐसे समझिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब ये क्यों कह रहा हूं? जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री में 1937 में भी इलेक्शन हुआ, 1946 में भी इलेक्शन हुआ, लेकिन वो इलेक्शन किस बेस पे हुआ? उसमें वोटिंग कौन कर रहे हैं? उस वक्त के वोटिंग का क्राइटेरिया क्या था? एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक ऐसा प्रोविजन बना हुआ था कि कौन लोग वोट दे सकते हैं। जो जमींदार होंगे पहला, जो टैक्स देते होंगे दूसरा, और जो एडुकेटेड होंगे तीसरा। ठीक है, ये लोग वोट देते थे। अब आप इमेजिन करें, बहुत लोग हैं उस वक्त जो जमींदार नहीं होंगे, यानी वो वोटिंग से बाहर हो गए। बहुत लोग होंगे जो एडुकेटेड नहीं होंगे, वो वोटिंग से बाहर होंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन उस वक्त था। तो हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश यहां पे रूल कर रहा था तब डेमोक्रेटिक तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, लेकिन एक डेमोक्रेसी का पैरामीटर जो है ना, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। अब अगर किसी भी कंट्री में इलेक्शन होता है और वो फ्री एंड फेयर नहीं होता है, तब उस वक्त हम कहेंगे कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी इलेक्शन होता है तो ये इश्यूज उठता है कि भैया ईवीएम में घोटाला हुआ, ठीक है, या पैसा दे करके वोटर्स को खरीदा गया। तो ऐसी चीजें अगर होती है तो उसको हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से हम खराब कह रहे हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी जरूरी है बहुत सारी चीजों की। तो जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो आप अपने रूलर को सही तरीके से चुन नहीं पाएंगे। तो ये एक पैरामीटर है। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट आता है। अब हम इस बेस पे देखेंगे किसी कंट्री में कि कहीं पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वहां पे नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे भैया अभी भी तुम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, पैरामीटर्स, रूल ऑफ लॉ। किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक बोले कि नहीं बोले, हम देखेंगे एक और पैरामीटर से जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ, कानून की हुकूमत। अब ये रूल ऑफ लॉ थ्योरी किसने दिया? ये थ्योरी देने वाले हैं प्रोफेसर एवी डाइसे। प्रोफेसर एवी डाइसे। अब इस रूल ऑफ लॉ के अंदर प्रोफेसर एवी डाइसे में 3 बातें बताई हैं। क्या क्या बातें बताई रूल ऑफ लॉ में? पहला, किसी भी तरीके का आर्बिट्रेरी पावर एकदम भी नहीं होना चाहिए। आर्बिट्रेरी पावर एकदम नहीं होना चाहिए, मतलब नो आर्बिट्रेरी पावर। इसका मतलब क्या हो गया? अब इसको आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि भाई अभी आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, ठीक है, और आपको किसी से झगड़ा है और तैयारी करते करते आप आईपीएस बन गए या डीएसपी बन गए। अब जिससे वो झगड़ा हुआ था उससे आप वो बदला लेने के लिए जबरदस्ती का उससे आप पंगा ले लिए, पंगा लेकर के उसको जेल में भर दिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी पावर। तो अब याद रखिएगा, उस आदमी को आप तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो कुछ रूल को वायलेट ना किया हुआ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ के अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया आता है कि भैया नो आर्बिट्रेरी पावर। किसी आदमी को आप तब तक पनिश नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो लॉ को तोड़ा ना हो। ठीक है, तो अगर ये होता है तो हम बोलेंगे रूल ऑफ लॉ नहीं है। किसी भी कंट्री में अगर ऐसा, या किसी भी स्टेट में भी अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, अब ये देखा भी जाता है। मिसाल के तौर पे हम किसी को अरेस्ट करते हैं तो 2 तरीके से अरेस्ट करते हैं। एक को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या कहते हैं? एक को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, और दूसरा तरीका जो है गिरफ्तार करने का, उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? अब आप इमेजिन करें कि आप रैली निकालने वाले हैं और रैली के लिए आप परमिशन भी ले लिए, आप रैली निकाल रहे हैं, लेकिन आप लोकल अथॉरिटीज जो पुलिस से परमिशन लिए, पुलिस को कहीं से खबर मिली या उसको ऐसा लगा कि आपके रैली में कुछ हंगामा होने वाला है, कुछ हंगामा होने वाला है, तो पुलिस क्या करेगी? आपको उस रैली से पहले ही अरेस्ट करके घर रख लेगी। यानी आपने अभी जुर्म किया नहीं है, आपने अभी क्राइम किया नहीं है, आपको पहले से अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन। और एग्जांपल ले लीजिए, मान के चलिए
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, इनको खबर मिली कि कहीं पे आतंकवादी हमला होने वाला है और XYZ आदमी को देखा गया है, तो वो क्या करेगा, XYZ आदमी को उठा करके वो रख लेगा, लॉकअप में डाल देगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो अरेस्ट को बोलते हैं हम, गिरफ्तारी को बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अच्छा, पिनोटिव किसको बोलते हैं फिर? पिनोटिव बोलते हैं जब आप क्राइम कर लेते हैं उसके बाद आपको अरेस्ट किया जाता है, इसको हम कहते हैं पिनोटिव डिटेंशन। अब इमेजिन करें इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कि गवर्नमेंट शक के बिना पे बहुत को उठाते रहे, आप बोलते रहे कि इस ऐसा डर है कि ये ऐसा कुछ करेगा, और हो सकता है पॉसिबिलिटीज है कि वो बेगुनाह भी हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी रूलिंग पार्टी के द्वारा इसका मिसयूज भी किया जाता है। तो जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का अगर रूलिंग पार्टी मिसयूज करती है किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, तो हम कहेंगे कि भैया आप आर्बिट्रेरी पावर यूज कर रहे हैं, जबकि आर्बिट्रेरी पावर है नहीं, यानी आप रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जा रहे हैं। आपको गिरफ्तारी तभी करनी है जब लगे आपको ऐसा कि कानून के हिसाब से वो कुछ गलती करने वाला है एकदम पुख्तगी तौर पे और वह कर चुका है। तो जब ऐसा मिसयूज अगर होगा तब हम कहेंगे कि भैया डेमोक्रेसी हमारे खतरे में है। ठीक है, और जब ऐसा नहीं होगा, बड़े आसानी से शानदार तरीके से अगर चलेगा, तो हम कहेंगे भैया हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है इक्वालिटी बिफोर लॉ। प्रोफेसर A.V. डाइसी कहते हैं कि भैया इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के नजदीक सब बराबर है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा, अदरवाइज इसको नहीं मानिएगा तो फिर रूल ऑफ लॉ होगा ही नहीं, कानून की हुकूमत होगी ही नहीं। हम देखेंगे कि कुछ एक्सेप्शंस हमको मिलेगा, कानून के नज़दीक सब तो बराबर है, लेकिन किसी किसी जगह पे हम देखेंगे किसी को छूट दी गई है, जैसे एग्ज़ाम में कट ऑफ के तौर पे, रिजर्वेशंस के तौर पे। हम देखेंगे जैसे प्रेसिडेंट को फॉरेन अरेस्ट आप नहीं कर सकेंगे, और ये सारी चीज़ें हम बाद में चर्चा करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। अभी हम आपको सिर्फ डेमोक्रेसी का पैरामीटर्स बता रहे हैं। तो जब इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर होगा, या अगर ये किसी वजह से इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून सबके नज़दीक बराबर है, और जिस दिन ये बराबर नहीं होगा तब हम कहेंगे कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में है। तीसरी चीज़ है कि जो हमारा राइट्स है हमारे संविधान के हिसाब से हमको मिला है। मतलब अगर हम कहेंगे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ आवर राइट्स, ठीक है। अच्छा, अब आप समझेंगे एक चीज़ को कि इंग्लैंड में यानी यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या बोला मैं? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है ना वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन और अनरिटन का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि अनरिटन में लिखा हुआ नहीं है, दोनों लिखा हुआ है, लेकिन जो वे ऑफ राइटिंग है ना इसमें फर्क है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में इवॉल्व होता है, मतलब जज टाइम टू टाइम कानून बनाता रहता है, ठीक है। तो कानून बनाते बनाते वो राइट्स किसी को दे रहा है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ कानून 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हो चुका था, और हमारे पास एक रूल बुक है, बेसिक बुक है। उसके बेस पे हमारा जो भी लिखा हुआ है वो हम लोग एक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर A.V. डाइसी चूंकि यूके से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ द राइट्स। हमारा संविधान क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ आवर राइट्स। क्लियर है? प्रोफेसर A.V. डाइसी क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द सोर्स ऑफ राइट्स। ये राइट्स कैसे मिलता है? टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रहा है, और ये राइट्स पहले से है, ठीक है। हम क्या मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द राइट्स। एक रूल बुक है हमारे पास, वही राइट्स का हमारा जरिया है, ठीक है। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हम इंडियन लीडर्स वगैरह जो हैं,
हमारा संविधान क्या किस चीज़ को मानता है इस रूल ऑफ लॉ में? इस रूल ऑफ लॉ में हम देखेंगे, इस रूल ऑफ लॉ में आर्बिट्रेरी पावर हम मानते हैं और इक्वलिटी बिफोर लॉ हम मानते हैं। अब हम इन चीज़ों को मानते हैं, तो अगर हमारे पास रूल ऑफ लॉ है तो हम कहेंगे कि भैया हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अब अदर कंट्रीज का पैरामीटर देखेंगे, क्या इक्वलिटी बिफोर लॉ है, क्या किसी तरीके का आर्बिट्रेरी पावर है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे चाइना की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे हम देखेंगे कि भाई वन पार्टी सिस्टम है और किसी को तो आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। अब अगर आप कहिएगा डेमोक्रेटिक तो हम डेमोक्रेटिक मानेंगे ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप कल होकर के आप गायब हो जाइएगा। अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो हो सकता है चाइनीज़ गवर्नमेंट आपको बोलने की आज़ादी ना दे, आपके खिलाफ एक्शन ले। तो क्या ये पैरामीटर पे चाइना क्या खड़ा उतरता है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। चाइना अपने आप को जितना भी बोले कि आप डेमोक्रेटिक हैं या नहीं है, हम एकदम कह सकते हैं कि भैया इस पैरामीटर में तो आप नहीं उतरते हैं, आपके पास रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, अच्छा, और क्या पैरामीटर्स होना चाहिए? रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब ये रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का मतलब होता है कि सिटीजन्स का जो राइट्स है उसको रिस्पेक्ट करने का जो काम होगा ना, उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम होगा ना, वो गवर्नमेंट का होगा, यानी स्टेट का होगा। मैं यहां पे दो वर्ड यूज किया हूं, गवर्नमेंट और स्टेट। मैं आपको समझाऊंगा स्टेट किसको कहते हैं। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, अगर हमारी आज़ादी है कि हम आसानी से चल फिर सकें, हमारी आज़ादी है कि हम बोल सकें, हमारी आज़ादी है कि भाई हम अपने मन मुताबिक हर कुछ कर सकें, और अगर किसी वजह से कोई एक सेक्शन अगर हमको वो चीज़ करने ना दे तो वहाँ पे जिम्मेदारी बनती है गवर्नमेंट की। और अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा लॉ ला करके इक्वली हम लोगों को राइट्स प्रोवाइड करता है और हमको सिक्योर करता है, या किसी भी सेक्शन को सिक्योर करता है, तो उसको हम कहते हैं रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अगर कोई गवर्नमेंट ये कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। अब आप पूरी दुनिया में आप देखिएगा कि कौन कौन ऐसा कर रहा है। क्या चाइना कर रहा है? क्या पाकिस्तान कर रहा है? अगर कर रहा है तभी हम कहेंगे कि हाँ आप डेमोक्रेटिक अपने आप को कह सकते हैं। अदरवाइज एकदम शान से हम कहेंगे कि भाई हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, लेकिन आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ इस राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में बाज़ाब्ता फंडामेंटल राइट्स के तौर पे लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे आप पता कर सकते हैं कि भाई कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसका फीचर्स भी समझ लिए हम लोग। अच्छा, अब हमको डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? वाई डेमोक्रेसी हमको क्यों चाहिए? सबसे बड़ा काम तो डेमोक्रेसी का ये लगता है कि डेमोक्रेसी रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। क्यों चाहिए हमको? इट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। और ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से रिजॉल्व कर रहा है? क्या वायलेंस से? नहीं, पीसफुली कर रहा है। पीसफुली कर रहा है। कैसे? मैं आपको क्लास के शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था कि राहुल गांधी और मोदी जी ये दोनों इलेक्शन में लड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन क्या ये लोग एक दूसरे को मिलते हैं, मारते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल भी नहीं। वो कौन सी ताकत है जो ये दोनों, जो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के बीच में, ये पीसफुली बांध के रखा और एक जगह बैठा के रखा है पार्लियामेंट के अंदर? वो ताकत है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कैसे रिजॉल्व कर रहा है? अब कौन राजा बनेगा? अभी मैं रूलर नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि हमारे भारत में कौन राजा बनेगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। वो क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस है इलेक्शन का। तो भाई इलेक्शन होगा, राहुल गांधी भी खड़े हुआ, मोदी जी भी खड़े हुए। तो अब खड़े होने में क्या हुआ कि भाई मोदी जी जीते हैं और आज के डेट में वो प्राइम मिनिस्टर है।
तो ये डेमोक्रेसी है कि राहुल गांधी ये एक्सेप्ट करता है कि भैया हाँ इस बार हम हारे, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अब ये राजनीति, ये पॉलिटिक्स को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब पहले वाली पॉलिटिक्स होती, अगर वो राजा होता और ये नहीं होता तो ये उसको मारने की कोशिश करता। हम बहुत इंस्टेंस ऐसा देखे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, आपको देखने को मिलेगा कि बेटा अपने बाप को मार देता है तख्ती के लिए, थ्रोन के लिए। बेटा अपने बाप को मार देता है तख्त के लिए, एक थ्रोन लेने के लिए। तो आज के डेट में भी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट क्या है? तख्त है। लेकिन उसको वहां पे भेज कैसे रहे हम लोग? इलेक्शन से। और वहां पर भी कॉम्पिटिटर है, तो वो कैसा कॉम्पिटिटर है? दोनों एक दूसरे से अलग है, लेकिन कौन सी ताकत है जो एक दूसरे को जोड़ के रखी हुई है? वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जो ज़रूरत है वो है इट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली। सबसे पहला तो ये चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हमको क्यों चाहिए? इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या बोला मैं? इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब कैसे क्वालिटी इंप्रूव होता है डिसीजन मेकिंग में? अब आपको कुछ फैसला लेना है। अब फैसला लेना है तो सारे लोग वहां पे हैं, सारे का मशवरा सुना जाता है। अब उसमें कुछ बहुत अच्छी चीजें निकल के सामने आती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, जैसे हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप देखे होंगे कि कुछ साल पहले जो है एक एग्रीकल्चर के ऊपर बिल आया था। अब उस बिल को पास जब कर दिया गया था तो किसान सब जो है वो धरने पे बैठ गए थे। अब ये धरने की जो इजाज़त है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकता है। जिस कंट्री में ये धरने की इजाज़त ना हो, समझ लीजिए कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है। अच्छा, अब डेमोक्रेट धरने पे बैठ गए। अब उसके बाद क्या हुआ? अब अपोज करने लगे कि भाई आपके बिल में खराबी है, आपके बिल में खराबी है। तो एक गवर्नमेंट द्वारा, एक रूलर द्वारा फैसला कुछ लिया गया था, उस फैसला में कुछ कमियां थी, तो उसको वापस ले लिया गया। तो इससे क्या हुआ? और उसके बदले कुछ और लॉ आ सकता है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में आपको फैसला जो होता है बहुत सही तरीके से फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसीलिए हमको डेमोक्रेसी चाहिए। और हमको डेमोक्रेसी किस वजह से चाहिए? ये अपनी गलती खुद सुधारता है। इट करेक्ट्स इट्स ओन मिस्टेक्स। हमको डेमोक्रेसी इसलिए चाहिए कि इट करेक्ट्स इट्स ओन मिस्टेक्स। अब डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी खूबी है ये कि वो अपना मिस्टेक्स खुद को सुधार लेता है। कैसे? अभी मैंने बोला कि भैया एक बिल कोई हम लेकर के आए, अब उस बिल में कुछ खराबी है तो हम क्या करेंगे? हम क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे उसके ऊपर, तो उस बिल को फिर वापस से मॉडिफाई किया जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये डेमोक्रेसी की खूबी है, ये एक ताकत है जो अपनी गलती को खुद से हम करेक्ट कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक केस हुआ था कि भाई प्रियम्बल जो है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहले कहा था बेरुबरी केस में कि भाई प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के डिसीजन को चेंज किया और बोला कि ना, बिल्कुल प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये खूबसूरती डेमोक्रेसी की वजह से है। डेमोक्रेसी अपनी गलती को खुद सुधार लेता है। अच्छा, और हमको डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? क्योंकि ये एक अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना के देता है। अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब अकाउंटेबल का मतलब क्या हो गया? जवाबदेह। मतलब हम जिसको भेजे हैं वो हमारे लिए अकाउंटेबल है और सब चीज करने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है।
अब याद रखिएगा, ये जो अकाउंटेबल वर्ड है ना, ये एक लीगली बाइंडिंग है, जवाब देना है। इसी वजह से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आया है कि आप कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन दीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये जो गवर्नमेंट है जिसको हम लोग भेजते हैं, हम लोग चुन के भेजते हैं, वो अकाउंटेबल होता है। ये किस में होगा? क्या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री में होगा। तो हमको डेमोक्रेसी इसीलिए चाहिए, साथ ही साथ इट एंश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। It ensures the dignity of the individuals. हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का डिग्निटी को मेंटेन करके चलता है। जब जहां पे इक्वलिटी बिफोर लॉ है, आप कानून के नजदीक सब बराबर हैं, तो हमको ऐसा महसूस होगा कि भैया जो सामने में हमारा आदमी बैठा है और हम हैं, दोनों बराबर हैं, हमारी भी एक डिग्निटी है, हम किसी से छोटे नहीं हैं, कोई हमसे कुछ बड़ा नहीं है। इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक आर्टिकल है, आर्टिकल 18, जहां पे एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किया गया है। जैसे एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब आज के डेट में हम नहीं कह सकते कि आप बोलिएगा नवाब ऑफ दिस या नवाब राजू, नवाब पप्पू, या हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई जिससे आपको निज़ाम ऑफ बंगाल या निज़ाम ऑफ हैदराबाद या निज़ाम XYZ, ऐसा कहने से सामने वाले को लगता है कि भाई ये बड़ा आदमी है और हम छोटे आदमी हैं। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताया हूँ। तो डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि ये इंश्योर करता है किसी इंडिविजुअल की डिग्निटी को भी। हमें इस वजह से डेमोक्रेसी चाहिए। तो हमने अभी आप तक के सामने क्या क्या बात किया कि भाई डेमोक्रेसी क्या है। तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे रूलर को इलेक्ट किया जाता है बाय द पीपल। हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? हमें डेमोक्रेसी इन सारे कारणों से चाहिए क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, और जो भी मैंने बोला उससे आप एकदम नोट कर लेंगे। प्लस इसकी फीचर्स क्या क्या है हमने आपको बताया कि भाई ये पैरामीटर्स है कि भाई डिसीजन मेकिंग में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का होना चाहिए, साथ में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि चलो भाई अच्छी अच्छी चीज़ें तो हो गई, क्या इसमें कुछ कमियां हैं? तो हम बोलेंगे जी सर बिल्कुल है कमियां। तो क्या कमी है इसके अंदर? इसके अंदर जो लैकिंग आपको दिखने को मिलेगा, इसमें इनस्टेबिलिटी बहुत है। इसके अंदर इनस्टेबिलिटी बहुत मिलेगा आपको। कैसी इनस्टेबिलिटी सर? इनस्टेबिलिटी से मुराद यहां पे कि हम देखेंगे कि इस डेमोक्रेसी में सरकार बन गई तो सरकार जल्दी गिर भी सकती है। अब जब सरकार गिर जाएगी तो फिर नई सरकार आएगी, जब नई सरकार आएगी तो फिर से वो नया प्लान लेके आएगा। इसको आप इस तरीके से समझें कि भाई हमारे यहाँ 5 साल के टेन्योर में इलेक्शन में लोग रहते हैं। अब इस 5 साल में अभी पॉलिसी बनाए फ्रेम किए, उसको इम्प्लीमेंट करने में तो 4 साल लग जाता है कम से कम। तो अब रिजल्ट आना शुरू ही होगा कि दूसरा इलेक्शन आ जाता है। और जब दूसरा इलेक्शन जब आ जाता है तो फिर नई पार्टी अगर आ जाए, अगर तो नई पार्टी आती है। अब नई पार्टी आती है तो पुराने वाले को तो वो चलाएंगे नहीं, वो फिर से नया रिफॉर्म लाएंगे, फिर से करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि भाई डेवलपमेंट का काम जो है ना थोड़ा सा रुकता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भैया एक तो इनस्टेबिलिटी का इशू आ जाता है कि सरकार बदलने लगती है इस डेमोक्रेसी में। ठीक है, अच्छा, करप्शन बहुत होता है। जितने ज़्यादा पार्टीज होंगी, जितने ज़्यादा लोग होंगे इसके अंदर इस पॉलिटिक्स में, तो उतनी ज़्यादा करप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, करप्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी जरूर आती है लेकिन देर हो जाता है डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में, तो देरी होती है, किसी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में देर हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी खराबी है। ठीक है, अब इसको ठीक किया जा सकता है कुछ करके, लेकिन डेमोक्रेसी बाकी जो नॉन डेमोक्रेटिक है, ये डेमोक्रेसी बेहतर है बाकियों से। अच्छा, डेवलपमेंट में भी रुकावट आ जाती है। मतलब
डेमोक्रेसी में हम देखेंगे कि भाई हर किसी को मौका मिलता है एक पार्टी बनाने का, आज़ादी है। अब सारे पार्टी जब बन जाती है ना तो डिसीजन मेकिंग में डिले होता है। जब डिले होगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी आपको नहीं होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि चाइना देख लिए, चाइना वन पार्टी सिस्टम है। हाँ, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो सकता है वहाँ पे नहीं है, लेकिन इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा साउंड हो चुका है। ठीक है, बस हमारे यहाँ जो कुछ कमी है उसको दूर करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ कमियां हैं डेमोक्रेसी में। अच्छा, तो जब हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो एक डेमोक्रेटिक है, एक नॉन डेमोक्रेटिक है। तो हमारे यहाँ तो एक बात तो कंफर्म है, एस्टैब्लिश्ड है कि भैया हम डेमोक्रेटिक हैं। अब हम डेमोक्रेटिक हैं तो किस तरीके से है, इसको भी समझ लीजिए। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पीपल्स रूल, लोग हुकूमत करते हैं। यानी हम और आप जो देख रहे हैं ना, ये असल में रूलर हैं, लेकिन हम लोग गद्दी पे नहीं बैठे हैं। तो हम लोग रूल कैसे कर रहे हैं इसको समझिएगा। अब एक डेमोक्रेसी डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस डायरेक्ट में हम आपको समझाना चाहेंगे कि एक होता है रेफरेंडम, एक होता है इनिशिएटिव, एक होता है रिकॉल, एक होता है प्लेबिसाइट। ठीक है, अब ये रेफरेंडम का मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद हो कि आज से 2-3 साल पहले एक टर्म्स बहुत फेमस हो रहा था, ब्रेक्जिट। क्या फेमस हो रहा था? ब्रेक्जिट। अब ये ब्रेक्जिट क्या था? यूरोपियन यूनियन जो 28 मेंबर की कंट्रीज थी, मतलब एक यूरोप में सारी कंट्रीज का एक यूनियन था जिसको कहते हैं यूरोपियन यूनियन। उसमें इंग्लैंड भी था, यूके भी था। ठीक है, तो यूके अचानक से अनाउंस करता है कि हम अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे। अब क्यों नहीं रहेंगे, ये एक अलग सेपरेट टॉपिक है, मैं कभी और समझाऊंगा किसी लेक्चर में। अभी आप सिर्फ समझिएगा ब्रेक्जिट में क्या हो रहा है कि भाई एक यूरोप है पूरा, एक यूरोपियन यूनियन है, इसमें यूके इसका पार्ट था, यूके इसका पार्ट था। लेकिन ब्रिटिश जो यूके जो अनाउंस करता है कि भैया अब हम इसके पार्ट नहीं रहेंगे, तो क्या सिर्फ अनाउंस कर दिया ऐसे हो जाता है? नहीं। ब्रिटेन भी जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ब्रिटिश ने क्या किया, वहां पे रेफरेंडम लाया गया। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि भाई डायरेक्ट लोगों से पूछा गया कि भैया हम क्या इसमें रहें या नहीं रहें, और इसी एजेंडा पे इलेक्शन भी लड़ा गया। ठीक है, तो रेफरेंडम क्या है कि कोई गवर्नमेंट प्रपोज्ड लेजिस्लेशन लेके आती है और डायरेक्ट इलेक्टोरेट से, यानी डायरेक्ट लोगों से वो वोट लेती है। डायरेक्ट। क्या हमारे इंडिया में आपसे और हमसे कभी डायरेक्ट किसी बिल के बारे में वोटिंग लिया गया? जवाब है नहीं। तो हम कहेंगे कि भैया हमारे यहां रेफरेंडम नहीं है अभी। ठीक है, रेफरेंडम हो गया। इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव क्या होता है कि लोग बिल को प्रपोज करते हैं और पार्लियामेंट में भेजते हैं। कौन? आम आदमी, आम लोग जो है बिल को कुछ प्रपोज करते हैं और वो पार्लियामेंट में भेजते हैं। इसको बोलते हैं इनिशिएटिव्स। क्या हम और आप ऐसा कर पाए हैं कि हम और आप मिलकर बिल एक बना दिए हैं और वहाँ पे भेज दिए हैं? नहीं। तो इसका भी एक सही मैकेनिज्म होगा वहाँ पे, ठीक है, कि कौन से लोग मिलकर के बनाएंगे नॉर्मली। लेकिन मुद्दा इसमें यह है कि आम आदमी ही, जो कोई वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं बैठे हों, वो आम आदमी जो है इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा ये प्रोविज़न है वहाँ पे। ठीक है, हम कर सकते हैं नहीं, तो हम कहेंगे भैया अभी भी हम डायरेक्ट में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, रिकॉल क्या है? रिकॉल बोलते हैं कि हमको लगा कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव को भेजे हैं उसको हम वापस बुला लें। हम मतलब कौन? आम आदमी वापस बुला ले। इसका भी कुछ मैकेनिज्म होगा वहाँ पे अपना। तो ये कौन कर रहा है? ये आम आदमी कर रहा है। तो आम आदमी जो कर रहा है इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है। अच्छा, प्लेबिसाइट किसको बोलते हैं? प्लेबिसाइट भी एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन में लोगों से राय मांगी जाती है
और ये खास तौर से टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर मांगी जाती है। क्या किसको लेकर के? टेरिटोरियल डिस्प्यूट को लेकर के मांगी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे राजाजी फॉर्मूला एक आता है। राजाजी फॉर्मूला जो आता है उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है प्लेबिसाइट। अब क्या था प्लेबिसाइट? उन्होंने बोला था कि भाई जिसको जहां रहना है लोग अपनी राय दे और उस टेरिटरी में जा सकता है। लेकिन कब? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वॉर खत्म हो जाएगा, लेकिन कब? आजाद होने के बाद। ठीक है, तो राजाजी फॉर्मूला ने सी राजागोपालाचारी जी का एक फॉर्मूला है जिसको राजाजी फॉर्मूला कहते हैं। उन्होंने प्लेबिसाइट का जिक्र किया था, यानी उस वक्त डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कुछ एलिमेंट्स वहां पे हमको देखने को मिला है। ठीक है, तो क्या आपसे कुछ डायरेक्टली कुछ पूछा जाता है? हमसे आपसे पूछा जाता है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के ऊपर लेकर के? हम बोलेंगे नहीं। तो हम एक चीज और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स कह सकते हैं कि भैया हमारा जो भारत डेमोक्रेटिक है, लेकिन कैसा डेमोक्रेटिक है? क्या वो डायरेक्ट है? हम बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम लोग कैसी डेमोक्रेसी है? हमारा कैसा डेमोक्रेटिक है? हम है इनडायरेक्ट। कैसे इनडायरेक्ट हो गए हम लोग? हम लोग ये हम और आप हैं, ये हम और आप हैं। ठीक है, हम और आप मिल करके किसी को चुनते हैं। एक इलेक्शन होता है, वो मैकेनिज्म एक इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को हम बैठाते हैं पार्लियामेंट में। हम कहाँ बैठाते हैं? पार्लियामेंट में, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठाते हैं। तो क्या हम डायरेक्ट कहेंगे अपने आप को? नहीं। अब क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अब ये जो बिल जो हो रहा है, ये जो बिल इनिशिएट किया जा रहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये बिल इनिशिएट कौन कर रहा है? ये यहां ये लोग बैठे हुए हैं जो वो करेंगे। ठीक है, वहां पे बिल को पास कौन कर रहे हैं? हमारे चुने हुए लोग वहां पे जो बैठे हैं वो बैठ के पास कर रहे हैं। और इनको चुना कौन है? हम लोग चुने हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हम लोगों की हुकूमत है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। आई होप मैं आपको इस चैप्टर समझा पाया हूँगा। और अब से डेमोक्रेसी के ऊपर आप सिर्फ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल ही नहीं, इतनी सारी बातें आप लिख सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए और इसकी कमियां क्या है। अब आप कमेंट्स में ये बताइए, कुछ सुझाव दीजिए, जो भी कमी है इसको दूर कैसे किया जाए। तो ये था आज का क्लास जो मैं आपको डेमोक्रेसी समझाना चाह रहा था। और NCERT क्लास 9 का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो मैं आपको बताया हूँ थोड़ा यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।